नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आनुवांशिकता एवं जैव विविधता। ये टॉपिक हमने क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक से लिया है और सामान्य विज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें एक ये टॉपिक भी दिया जाता है जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विविधता। इस टॉपिक को बहुत ही सरल रूप से आपको यहाँ समझाया जाएगा। बहुत से कीवर्ड्स हैं जिनको आपको समझना है, जिससे टॉपिक आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। तो इस टॉपिक को देखिए आप। टॉपिक का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। क्लास 10th जो है एनसीईआरटी बुक, उसका अध्याय नंबर 9 है। इसमें सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स जो हैं, सबसे पहला वर्ड है आपका आनुवांशिकी। इस आनुवांशिकी को हम इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। दूसरा कीवर्ड है आनुवांशिकता, या उसे बोला जाता है वंशागति। इंग्लिश में इसे कहा जाता है इनहेरिटेंस, या दूसरा नाम है इसका हेरिडिटी। तीसरा कीवर्ड है विभिन्नता या विविधताएं, इसे हम बोलते हैं वेरिएशंस। अब इन तीनों शब्दों को समझिए। ये तो है आनुवांशिकता और ये है आनुवांशिकी। आनुवांशिकता जो है, इसका मतलब क्या होता है? माता पिता से किस प्रकार संतान में गुण जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता या वंशागति। तो यहाँ पे है विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। दूसरी चीज है, आपने देखा होगा एक ही माता पिता की संतान जो हैं वो माता पिता से भी भिन्न होती हैं और उनके लक्षण जो हैं अपने भाई बहन से भी क्या होते हैं? अलग होते हैं। यानी सभी जीव एक दूसरे से अलग अलग प्रतीत होते हैं, भिन्न प्रतीत होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विभिन्नताएं। तो इन विभिन्नताओं का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? विभिन्नता या वेरिएशन। अब इन दोनों चीजों का यदि आप अध्ययन कर रहे हो तो हम क्या पढ़ रहे हैं? किसका अध्ययन किया जा रहा है? आनुवांशिकी का। तो आनुवांशिकी या जेनेटिक्स पूछा जाए तो सबसे पहले ध्यान रखिए की शब्द कहीं पे भी आए, जैसे आनुवांशिकी, की का मतलब है किसी चीज का अध्ययन, और यह एक विज्ञान की शाखा है। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स जो है विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकता और किसका? विभिन्नता का। तो आपको तीन शब्द मिले हैं, आनुवांशिकता का अध्ययन कर रहे हो और विभिन्नता का, दोनों का अध्ययन कर रहे हो। तो आप क्या पढ़ रहे हो? आनुवांशिकी पढ़ रहे हो, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। ये तीनों शब्द आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जेनेटिक्स या आनुवांशिकी किसका अध्ययन है। पहला ऑप्शन दे दिया जाता है आनुवांशिकता का, दूसरा दे दिया जाता है विभिन्नता का, तीसरे ऑप्शन में लिखा जाता है कि पहला और दूसरा दोनों, यानी आनुवांशिकता और विभिन्नता दोनों पढ़ रहे हो तब आप क्या पढ़ रहे हो? आनुवांशिकी। और ये भी बहुत सिंपल सी चीजें हैं। माता पिता से संतान में गुणों का जाना तो क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। और सभी जीवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होना क्या कहलाता है? विभिन्नता। और दोनों का अध्ययन क्या कहलाएगा? आनुवांशिकी। अब उसके बाद आगे देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि विभिन्नताएं, कि क्यों एक जीव दूसरे जीव से भिन्न होता है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले ये चीज देखिए कि जनन जो है, जनन दो प्रकार का होता है, और जनन के अंदर जो है पेरेंट कोशिका जो है अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, अपनी कॉपी उत्पन्न करते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है और एक ही जीव से संतान जो है उसकी उत्पत्ति होती है। तो इसमें ध्यान रखना है, जब एक ही जीव से संतान की उत्पत्ति होगी तो ये इसकी कार्बन कॉपी बनता है, यानी बिल्कुल इसके जैसा प्रतीत होता है। अलैंगिक जनन जो है अधिकतर सूक्ष्म जीवों में होता है। लैंगिक जनन में जो है दो जीव पार्टिसिपेट करते हैं, दो में एक को हम कहेंगे नर और दूसरा है मादा, और इनकी जो संतान होगी इस संतान में दोनों के जो लक्षण हैं वो आएंगे। इसका मतलब ये संतान कुछ इस तरीके से प्रतीत होगी, कुछ इनके तरीके से। तो इसमें ध्यान रखना है दोनों का मिक्सचर है, लेकिन ये दोनों से क्या होगी? भिन्न होगी। इसके अलावा इसी जोड़ी की अलग संतानें जो हैं वो भी एक दूसरे से क्या होंगी? भिन्न होंगी। यानी ये जो जीवों में अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं लक्षण, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? विभिन्नताएं। और विभिन्नता आप देखोगे तो लैंगिक जनन में क्या है? ज्यादा पाई जाएंगी। अलैंगिक जनन में क्या बनती है? अधिकतर कार्बन कॉपी ही बनती है। उसके बाद देखिए तो अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं आपको कम मिलेंगी, जबकि जो लैंगिक जनन है उसमें विविधताएं जो है वो अपेक्षाकृत अधिक मिलेंगी। अब उसके बाद बात करते हैं हम, विभिन्नता भी दो प्रकार की होती हैं। ये समझने से पहले इसमें ध्यान रखिए, हम ध्यान रखेंगे कि शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, जीव की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका।
शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, जिसे हम क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई कहते हैं। कोशिकाएं जब इकट्ठी होती हैं तो क्या बनता है? उत्तक। उत्तक जब इकट्ठे होते हैं तो उत्तक का समूह बनता है अंग। अंगों का समूह बनता है अंग तंत्र, और सभी अंग तंत्र इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनता है? जीव। तो ये जीव की संरचना है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। अब कोशिका को भी यदि आप देखें तो कोशिका की संरचना में बीच में होता है केंद्रक, जिसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसके अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र। सबसे पहले कोशिका, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और कोशिका क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई है, और केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र। इंग्लिश में गुणसूत्रों को कहा जाता है क्रोमोसोम। और गुणसूत्र जो है वो बना हुआ होता है डीएनए का, और एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। इन डीएनए के ऊपर छोटे छोटे खंड होते हैं, उन्हें कहा जाता है जीन। और एक जीन जो है हमारे एक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। इन जीन के आधार पे ही शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और हमारे शरीर का एक एक लक्षण जो है उसके लिए अलग अलग जीन जो हैं वो प्रेजेंट है। तो आप यहाँ से पूरी लोकेशन देखिए कि जीव की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक में क्या है? गुणसूत्र। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं। जोड़े में यानी जैसे हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या मिलेगी 46, और ये जोड़े में है कितने हैं? 23 जोड़े। यानी इसमें जो आधा सेट है ये जोड़े में पाए जा रहे हैं। आधा सेट जो है इस संतान को किससे प्राप्त हुआ है? पिता से। और आधा सेट जो गुणसूत्रों का वो किससे मिला है? माता से। यानी दोनों जो जोड़े हैं ये किससे बने? माता और पिता से। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 46। गुणसूत्रों के अंदर क्या पाए जा रहे हैं? डीएनए, और डीएनए की छोटी इकाई क्या कहला रही है? जीन। तो आप देखिए इस तरीके से जब गुणसूत्र जो है जोड़े में है तो जीन भी आपको किस में मिलेगा? जोड़े में। और एक लक्षण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? एक जीन। अब लक्षण जैसे आपके बालों का रंग है तो उसके लिए आपके शरीर में एक जीन है। आपकी स्किन का कलर है या आपकी हाइट है, उसके लिए दूसरा जीन उत्तरदायी है। अब उस जीन के विकल्प है आपके शरीर में। एक किससे प्राप्त हुआ है? पिता से, और एक किससे प्राप्त हुआ है? माता से। तो ये दो जीन जो हैं इनका आपको जोड़ा मिलेगा। और यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे आगे, तो आप देखोगे मटर के पौधे पे मेंडल ने प्रयोग किए थे, और मटर के पौधे में भी अलग अलग जो गुण पाए जा रहे थे वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। जैसे मटर का पौधा जो है लंबा था या फिर कैसा था? छोटा था। तो ये लंबे या छोटे के जो जीन हैं वो उसे किससे प्राप्त हुए थे? अपने माता पिता से। तो इसमें ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूरी लोकेशन बता दी है कि जीन कहाँ पे है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका में गुणसूत्र, और गुणसूत्र किसका बना हुआ है? डीएनए का। और डीएनए का सबसे छोटा जो खंड है वो क्या कहलाता है? जीन। और एक जीन एक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। अब इसमें आगे देखिए, ये जो जीन है इस संतान में माता से और ये इस पिता से प्राप्त हो रहा है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो अलग तरीके का प्रतीत होगा, इसलिए विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो लैंगिक जनन में आपको विभिन्नताएं ज्यादा मिलेंगी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं कौन सी? एक तो होती है शारीरिक कोशिका, और एक होती है जनन कोशिका। शारीरिक कोशिकाएं जो होती हैं उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सोमेटिक सेल्स, और जनन कोशिकाओं को बोलते हैं गैमेट्स। अब देखिए इसमें यदि शारीरिक कोशिकाओं में कोई विभिन्नताएं पाई जाती हैं या कोई विविधता होती हैं तो उनकी वंशागति नहीं होगी। वंशागति नहीं होगी। अब इसको आराम से समझिए आप। जैसे मान लीजिए आपको जीवन में कभी चोट लगती है और आपकी स्किन पे बहुत बड़ा निशान बन जाता है, तो ये एक कैसा लक्षण है? आपका उपार्जित लक्षण है, आनुवांशिक लक्षण नहीं है। कैसा लक्षण है? उपार्जित लक्षण है। और इस उपार्जित लक्षण की वंशागति नहीं होगी, यानी अगली पीढ़ी में ये लक्षण नहीं जाएगा। लेकिन यदि जनन कोशिकाओं में कोई विभिन्नता आ जाती है तो जनन कोशिकाओं में वो विभिन्नता जो है उसकी वंशागति होगी। और जिन लक्षणों की वंशागति होती है वो किसमें सहायक होते हैं? जैव विकास में। आगे हम पढ़ेंगे जैव विकास क्या होता है।
जैव विकास आप देखें तो पहले जीव जो था वो बिल्कुल अपनी सरल संरचना में था, धीरे धीरे जीवों की संरचना कैसी होती जा रही है, जटिल होती जा रही है, और ये जो प्रजाति है ये चेंज होती जा रही है, उसे हम क्या कह रहे हैं, जैव विकास। जैसे आपने सुना होगा मनुष्य पहले क्या था, बंदर था, और बंदर से आज इस संरचना में आया है, वो धीरे धीरे जो क्रमिक विकास हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, जैव विकास। तो जो लक्षण आगे से आगे वंशागत हुए हैं वो कौन से लक्षण, जो जनन कोशिकाओं में विभिन्नता आई है उन्हीं की वंशागति हो सकती है, शारीरिक कोशिकाओं में जो विभिन्नता आती है उनकी वंशागति नहीं होती है। अब इसमें जो बुक पे दिया है वो देखिए आप कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की हैं। एक तो है शारीरिक कोशिका विभिन्नता, जिसे हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, सोमेटिक वेरिएशन। अभी बताया था शारीरिक कोशिकाओं को क्या कहेंगे, सोमेटिक सेल्स। एक होता है गैमेटिक वेरिएशन, जनन कोशिकाओं की विभिन्नता। ये विभिन्नताएं किस में आती हैं, शारीरिक कोशिकाओं में। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। जैसे बताया था चोट लगने से त्वचा पे निशान बनना अगली पीढ़ी में जो है नहीं जाएगा, जैव विकास में सहायक नहीं होता, और इन्हें क्या कहा जाता है, उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। तो इसमें ध्यान रखिए उपार्जित लक्षण और कौन से हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे समाज में महिलाओं के कान और नाक में गहने पहनने के लिए छेद किए जाते हैं। तो कान और नाक में छेद करना कैसा लक्षण है, उपार्जित लक्षण है, आनुवांशिक लक्षण नहीं है, उसे माता पिता से प्राप्त नहीं हुआ है, ये एक उपार्जित लक्षण है, पर्यावरण से प्राप्त हुआ है। इस लक्षण की कभी भी वंशागति नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि जो उनकी संतान होगी उसके नाक और कान जो है उसमें पहले से छेद हो, क्योंकि कैसा लक्षण है, ये उपार्जित लक्षण है, और उपार्जित लक्षण की वंशागति नहीं होती। दूसरा इन्होंने उदाहरण दे रखा है, जैसे कुत्तों में पूंछ काटना। तो यदि आपने इसमें यहाँ कुत्ते की पूंछ काटी गई है तो कायदे से ये लक्षण कैसा होगा, उपार्जित, और उपार्जित की वंशागति नहीं होगी, यानी इनकी जो संतान होगी उसमें ये कटी पूंछ का जो लक्षण है वो नहीं आएगा। और भी उदाहरण इसमें आप ले सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे पहलवान जो है पूरी जिंदगी मेहनत करके अपनी जो बॉडी है, बॉडी बिल्डिंग यानी पूरी बॉडी बनाता है, और उसकी जो बॉडी बनाना है वो कैसा लक्षण है, उपार्जित लक्षण है, उसने अर्जित किया है वो लक्षण, और उस लक्षण की वंशागति नहीं होती, यानी उसकी संतान में वो लक्षण नहीं आता। तो पहलवान का बच्चा पहलवान पैदा नहीं होता क्योंकि उपार्जित लक्षण की वंशागति नहीं होती है। लेकिन यही लक्षण यदि आनुवांशिक हो तो उसकी वंशागति होगी। इसके अलावा आप और भी उदाहरण देख सकते हैं कि हम जैसे अपने जीवन में पूरी पढ़ाई करते हैं, BA MA तक आपने कर लिया, ये कैसा लक्षण है आपका, अर्जित लक्षण है, और अर्जित लक्षण की वंशागति नहीं होगी, यानी जो संतान होगी उसमें ये लक्षण नहीं जाएंगे। यदि उसमें जाते तो जो संतान है वो BA और MA का जो ज्ञान है उसको पहले से ही होता। तो इसलिए ध्यान रखना है अर्जित लक्षण की वंशागति नहीं होती। अगला है जनन कोशिका में यदि कोई विभिन्नता आ जाती है तो उसकी वंशागति होती है। तो जनन कोशिकाओं में आती है ये वाली विभिन्नता, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, और आगे ध्यान रखेंगे इसमें जैव विकास में सहायक होती है। जैव विकास अभी बताया आपको, प्रजाति के अंदर क्रमिक जो है यहाँ पे विभिन्नताएं आती हैं और धीरे धीरे नई प्रजाति बन जाती है, और इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे मानव के बालों का रंग, तो बालों का रंग आप देखेंगे माता या पिता जो हैं उन्हीं के रंग, जो बालों का रंग है उसी के हिसाब से संतान के बालों का रंग मिलेगा। मानव के शरीर की लंबाई, तो बच्चे की जो शरीर की लंबाई है वो माता पिता की शरीर की लंबाई पर आधारित होती है। तो ये लक्षण कैसे हैं, आनुवांशिक लक्षण। उसके बाद अगला देखिए कि ये जो विभिन्नताएं हैं, जीव अलग अलग प्रकार के हैं, इसके लाभ क्या हैं। इसमें आप सबसे बड़ा लाभ ये देख सकते हैं, जैसे अभी कोरोना काल आया था, कोरोना काल में आपने देखा था कि एक वायरस जो है वो संक्रमित करके और मनुष्य प्रजाति को क्या कर रहा था, खत्म कर रहा था। लेकिन सभी मनुष्य जो हैं वो एक साथ खत्म नहीं हुए। उसका कारण है सभी की शारीरिक जो संरचना थी वो भिन्न भिन्न थी। तो कई तो उस कोरोना जो वायरस है उनसे मतलब जो है हार गए, और कईयों की जो शारीरिक क्षमता है, ये इम्यून सिस्टम है, वो इतना अच्छा था कि वो कोरोना जैसी बीमारी से भी लड़ गए। तो इसमें आपने देखा कि मनुष्य की जो प्रजाति है, जीवों में सब में विभिन्नता थी, इसलिए प्रजाति बच गई। यदि पूरी प्रजाति जो है बिल्कुल एक जैसे इनकी जेनेटिक जो है संरचना होती तो ये पूरी प्रजाति एक उस कोरोना वायरस से क्या हो जाती, खत्म हो जाती। तो यहाँ देखिए विभिन्नता के लाभ यदि पूछे जाएं तो सबसे पहले प्रकृति की विभिन्नता, प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता, जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे उष्णता सहन करने की क्षमता, उष्णता सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है।
मान लीजिए जीवाणु की बात कर रहे हैं, तो जीवाणु को यदि हम तापमान अधिक करके खत्म कर रहे हैं तो उन जीवाणुओं में भी कुछ जीव ऐसे हैं जो उष्ण जो है बहुत अधिक तापमान को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। यदि वो तापमान सहन कर जाएंगे तो उनकी प्रजाति क्या हो जाएगी, बच जाएगी। इसका मतलब प्रजाति के अस्तित्व के लिए विभिन्नता जो है वो जरूरी है। अगला देखिए, पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त जो है उसका चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। इसमें आप जो है डार्विन का सिद्धांत जो है उसे देख सकते हैं। डार्विन का सिद्धांत था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या फिर इसे इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। इन्होंने ये कहा था कि जिराफ की जो प्रजाति है, कहानी किसकी सुनाई थी, जिराफ की, कि जिराफ जो है उसमें विभिन्नताएं पाई जा रही थी उस प्रजाति में। कुछ जिराफ जो हैं वो लंबी गर्दन के थे और कुछ जिराफ छोटी गर्दन के थे। अब ध्यान रखना है, इसमें इन्होंने कहा कि अचानक जो है अकाल वगैरह पड़ा और जो घास है वो सारी सूख गई, तो यहाँ पे इन जिराफ को पेड़ों के पत्ते खाने पड़े। और पेड़ों के पत्ते जो हैं कौन से जीव खा पाए, वही जिराफ जिनकी गर्दन कैसी थी, लंबी। छोटी गर्दन वाले जो जिराफ हैं वो क्या हो गए, खत्म हो गए। लंबी गर्दन वाले जीवित रह गए। उसके बाद इस लंबी गर्दन वाले जीवों के होने की वजह से ये प्रजाति बच गई। सभी यदि जीव या सभी जिराफ छोटी गर्दन के होते तो पूरी प्रजाति अकाल पड़ने से एक साथ क्या हो जाती, साफ हो जाती। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, ये लंबी गर्दन वाले फिर जो गुण हैं ये इनकी संतान में गए और पूरी जो प्रजाति है वो किस गर्दन की हो गई, लंबी गर्दन की। तो यहाँ पे ये लक्षण कौन सा बताया, आनुवांशिक लक्षण था, उसी की क्या हुई है, वंशागति हुई है। तो प्राकृतिक सिद्धांत ये कहता है कि जो आपका जो विभिन्नता पर्यावरण के अनुकूल है उसका प्रकृति क्या कर लेती है, चयन, और बाकी को क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। तो यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी वही सर्वाइव करेगा जो प्रकृति के अनुसार क्या है, फिट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विभिन्नताओं के लाभ जो हैं, सबसे बड़ा लाभ यही है कि प्रजाति को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो प्रजाति में क्या होनी चाहिए, विभिन्नता होनी चाहिए। उसके बाद अगला देखिए, अब बात करेंगे हम मेंडल की। आनुवांशिकता के जो नियम हैं वो किसने दिए थे, मेंडल ने दिए थे। पहले इनकी आप फोटो देख लीजिए, ये हैं ग्रेगर मेंडल। इन्होंने आनुवांशिकता के नियम दिए थे और इन्होंने मटर के पौधों पे प्रयोग किए थे। मटर के पौधों को संकरण करा के और उनकी संतान उत्पन्न हुई, उसमें लक्षण देखे और ये पता गया कि किस प्रकार से पेरेंट्स से संतान के अंदर लक्षण जाते हैं और अलग अलग प्रकार के नियम दिए। उन नियमों के नाम थे, पहला था प्रभाविकता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन नियमों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री आपको ग्रेगर मेंडल की लेनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि ग्रेगर मेंडल जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म जो है 1882 का और मृत्यु है 1884। और जन्म जो है इनका स्थान कहाँ था, ऑस्ट्रिया में। उसके बाद ध्यान रखना है, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने प्रयोग जो है वो किस पौधे पे किए, तो इन्होंने प्रयोग मटर के पौधे पे किए थे। और मटर के पौधे पे जो प्रयोग किए थे उनका वर्ष था 1856 से 1863 तक। 1856 से 1863 तक ये प्रयोग इन्होंने 7 वर्षों तक किए। यानी पौधों में संकरण कराया और संतान उत्पत्ति के बाद में जो निष्कर्ष निकल रहे थे वो लिखते जा रहे थे और ये प्रयोग किए हैं 7 वर्ष तक। ये वर्ष भी आपको एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, इसलिए पूछे जाते हैं कि मटर के पौधों पे प्रयोगों के वर्ष क्या थे। उसके बाद 1866 में, यानी 3 साल बाद जो निष्कर्ष निकले उनको एक जो है मैगजीन में इन्होंने प्रकाशित कराया। लेकिन वो मैगजीन क्या थी, लोकल थी, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। उस मैगजीन का नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इसमें कौन से वर्ष में प्रकाशित करवाया, 1866 में। तो पहली बात तो ये स्थानीय भाषा में थी। दूसरा इसमें ध्यान रखना है ये मैगजीन लोकल स्तर पे ही थी, इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया गया। इसका एक बड़ा कारण और रहा, इनका जो ये काम है, जो निष्कर्ष वगैरह निकाले गए, आनुवांशिकता के नियम वगैरह बनाए गए, ये 34 वर्षों तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। यानी 1900 के अंदर उसके बाद दोबारा यही जो प्रयोग है, यही निष्कर्ष जो है 3 साइंटिस्ट द्वारा और निकाले गए 1900 के अंदर। उनके नाम थे, अलग अलग ये प्रयोग किए गए। उनके नाम थे, पहला था ह्यूगो डीवरीज, ये कहाँ के थे, हॉलैंड के। दूसरे थे कार्ल कोरेंस जो थे जर्मनी के। तीसरा ध्यान रखना है एरिक वॉन शेरमॉक जो आपके कहाँ थे, ऑस्ट्रिया के थे। तो ये तीनों अलग अलग साइंटिस्ट, तीनों ने प्रयोग किए, वही निष्कर्ष निकाले जो 1866 में
मेंडल ने मैगजीन में प्रकाशित करा दिए थे, लेकिन वैज्ञानिक जगत ने उनके जो काम पे ध्यान नहीं दिया। उसका मेन कारण क्या रहा, ये भी पूछा जाता है कि डार्विन का जो ये आनुवांशिकता से संबंधित जितना भी काम था उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि वैज्ञानिक जगत में पूरा ध्यान जो है चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी आ रही थी, जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसे कहा गया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किस वर्ष में आई थी, 1859 में। और आप इनके प्रयोगों के वर्ष देखिए, 1856 से 1863, और प्रकाशन का वर्ष था 1866। तो उस समय जो है पूरे वैज्ञानिक जगत का ध्यान जो है वो कहाँ पे था, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे। इसलिए डार्विन के कार्य को इतना महत्व नहीं दिया गया। और 34 वर्षों बाद जब यह 3 साइंटिस्ट अपने अलग अलग प्रयोग करते हैं और इसी खोज पे वापस आते हैं, इन्हीं निष्कर्षों पे वापस आते हैं, तो 1900 के अंदर माना जाता है कि आनुवांशिकी की क्या हुई, पुनर्खोज हुई, आनुवांशिकी की पुनर्खोज। और पुनर्खोज जो है, पुनर्खोजकर्ता पूछे जाएं तो ये 3 हैं। उसके बाद में मेंडल को, क्योंकि इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1884 में, और 1900 के अंदर फिर बाद में मेंडल को क्या, आनुवांशिकी का पिता बनाया गया। इनको मरणोपरांत जो है आनुवांशिकी का पिता बनाया गया, और ये 3 कहलाते हैं आनुवांशिकी के पुनर्खोजकर्ता। तो इन तीनों के आपको नाम याद रखने हैं। दूसरा, इनके जो देश हैं वो याद रखने हैं। ह्यूगो डी वरीज हैं हॉलैंड के, कार्ल कोरेंस है जर्मनी के, और इरिक वॉन शेरमार्क हैं ऑस्ट्रिया के। मैगजीन का नाम भी ध्यान रखना है, चार्ल्स डार्विन है। इनकी सिद्धांत जो है वो कब आया था, 1859। कई बार ये क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि डार्विन का जो ये मेंडल का जो वर्क है उस पर इतना महत्व या इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी गई, तो उसमें कारण लिखा जाता है 1857 की क्रांति। तो क्रांति से कोई लेना देना नहीं है। वैज्ञानिक जगत में दूसरा एक सिद्धांत चल रहा था, उसका नाम था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है, यदि नियम पूछे जाए तो आनुवांशिकता के कितने नियम दिए थे, ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो 3 नियम। नियमों के नाम याद रखने हैं। पहला नियम कौन सा था, प्रभाविकता का नियम। दूसरा कहलाता है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल को आनुवांशिकी के जनक, आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, एक जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पे ये प्रयोग किए थे। अब यहाँ अगला क्वेश्चन बनता है कि ये मटर के पौधे पे ही क्यों किए थे, इसी का चयन क्यों किया, तो उसके लिए हम अभी कारण देखेंगे। सबसे पहले मटर के पौधे में कितने लक्षण, 7 विकल्पी लक्षण प्राप्त हुए थे, और जो स्थूल रूप से दिखाई दे रहे थे। अब इन लक्षणों को हम देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। इसमें ध्यान रखिए, मटर के पौधे पे जो इन्होंने अध्ययन किया था 7 लक्षणों का। सबसे पहले इन्होंने किसका अध्ययन देख रहे हैं, बीज के आकार का अध्ययन किया था। बीज का आकार जो है या तो गोल मिल रहा था मटर के पौधे में, या जो बीज है उसका आकार कैसा था, झुर्रीदार। दूसरा ध्यान रखना है, बीज का रंग या तो पीला था, यह कैसा था, हरा। तीसरा ध्यान रखना है, फूलों का रंग या तो बैंगनी या कैसा, सफेद। अब आपको ये नाम देखने को मिल रहा है इधर, विपर्यासी। विपर्यासी यानी या विकल्पी। विपर्यासी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। जैसे मान लीजिए 2 जो हैं मटर के पौधों में संकरण कराया गया, और उसमें एक में बीज था गोल और एक में कैसा था, झुर्रीदार। अब इनकी जो संतान हुई उसमें या तो बीज कैसा मिलेगा, गोल या झुर्रीदार मिलेगा, इसके अलावा और कोई शेप नहीं मिलेगी, यानी बिल्कुल विपरीत लक्षण ही आते थे। अगर फूलों के रंग जो हैं इसको आधार लेके संकरण कराया जा रहा है तो फूलों का रंग या तो बैंगनी संतान में आ रहा था, ये कैसा आ रहा था, सफेद। ऐसा नहीं है इन दोनों का कोई मिश्रण आ रहा था, तो बिल्कुल अपोजिट लक्षण ही जो है वो संतान में आ रहे थे, तो अध्ययन करने में जो है वो आसानी हो रही थी। तो विपर्यासी लक्षण थे। अगला देखिए, फली के आकार की बात करें तो फली का आकार जो है या तो फूली हुई थी या कैसी थी, सिकुड़ी थी। उसके बाद में फली का रंग या तो हरा या कैसा, पीला। पुष्प की स्थिति कि फूल कहाँ लगा हुआ है इस पे, या तो अक्षीय स्थिति थी या फिर अंत्य यानी बिल्कुल ऊपर की तरफ। अगला देखिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुल मिला के एक और था इसमें, यहाँ पुष्प की स्थिति नहीं, यहाँ है लंबाई, पौधे की लंबाई। लंबाई की बात करेंगे तो पौधा या तो लंबा मिला, यह कैसा मिला, बौना। बीज का कोई मिश्रण इसमें नहीं मिला, बिल्कुल एक दूसरे के विपर्यासी। तो आपको ये 7 लक्षण ध्यान रखने हैं, बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का आकार, फूल का रंग, फली का आकार और फली का रंग, फूल की क्या है स्थिति, और पौधे की लंबाई। तो इन चीजों का इन्होंने अध्ययन किया था, आपस में
संकरण करा के संतान में किस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं उसके लिए इन्होंने डेटा कलेक्ट किए थे। अब यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला तो है प्रभावी विशेषज्ञ और ये कैसा है, अप्रभावी। अब प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो कलर हैं, एक तो सफेद है और एक कैसा है, लाल है। आप सफेद और लाल रंग को मिक्स करते हो तो किसका लक्षण आपको दिखाई देगा, वो कलर कैसा हो जाएगा, थोड़ा लाल की तरह। यानी लाल जो है क्या है, प्रभावी है, अपना प्रभाव छोड़ेगा। सफेद कैसा हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। तो यहाँ जो प्रभावी लक्षण है, बीज के आकार में तो गोल बीज प्रभावी है, रंग में कौन सा है, पीला रंग जो है वो प्रभावी है, लेकिन फली के रंग में कौन सा, हरा रंग प्रभावी है। वो लक्षण छिप जाता है जब ये वाला लक्षण आपको दिखाई देगा। उसके बाद आगे देखिए, तो ये 7 लक्षण ध्यान रखने हैं। फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया गया, और इसमें यह भी बताया जाता है कि मटर के पौधे का चयन किया, ये भी मेंडल की किस्मत थी, तभी वो इन प्रयासों में सफल हुए और निष्कर्ष जो है वो सही निकले। तो इसमें ध्यान रखिए, मटर के पौधे के चयन के लिए निम्नलिखित गुण जो हैं वो उसके कारण थे। इन गुणों के कारण मटर के पौधे का चयन किया गया। सबसे पहला ध्यान रखना है कि मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्पी लक्षण थे। विपर्यासी अभी बताए, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, यानी लंबा पौधा और छोटा पौधा जो है उसमें यदि क्रॉस कराया गया तो संतान या तो लंबा पौधा मिला या कैसा, छोटा। बीज की जो हाइट है वो नहीं मिली और ये स्थूल रूप से दिखाई दे रहे थे लक्षण आराम से, तो इनको ये जो आंकड़े हैं बनाने में दिक्कतें नहीं आई। दूसरा, इसका मटर के पौधे का जीवन काल बहुत छोटा होता है, फटाफट संतान कोशिका जो संतान है वो मिल जाती है। उसके बाद F1 पीढ़ी आ गई, F2 पीढ़ी बनानी है तो आगे से आगे जल्दी बन जाती हैं। यदि कोई बड़ा पेड़ ले लिया होता जैसे आम का पेड़ और उसका संकरण करने की कोशिश करते तो 2 या 3 साल में अगली संतान प्राप्त होती, तो जीवन काल इसका क्या था, छोटा था। दूसरा ध्यान रखना है, सामान्यतः स्वपरागण होता है और कृत्रिम तरीके से परपरागण भी कराया जा सकता है। आगे है, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। तो एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनने से, यानी उन बीजों से जब बीजों को उगाया जाता है, पौधा बनता है, तभी पता चलता है कि संतान जो है वो लंबा पौधा बना है या छोटा पौधा बना है, या उसमें बीज का आकार कैसा आया है। तो बीजों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी तो कोई बीज खराब भी हो जाता था तो दूसरा बीज ये काम में ले सकते थे। तो ये 3 कारण थे जिसके कारण मटर के पौधे का चयन किया गया। पहला इसमें ध्यान रखना है विपर्यासी विकल्पी लक्षण, दूसरा इनका जीवन काल बहुत छोटा था, तीसरा स्वपरागण या परपरागण दोनों कराए जा सकते हैं, और चौथा ध्यान रखेंगे एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। अब वापस देखिए, लिख रखा है मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों के विपर्यासी विशेषज्ञ क्या क्या देखा था इन्होंने, तने की ऊंचाई, फूलों का रंग, फूलों की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार और बीज का रंग। और इस साइड जो लिख रखे हैं सारे प्रभावी लक्षण हैं, इधर वाले सारे कैसे हैं, अप्रभावी। प्रभावी और प्रभावी अभी देखेंगे हम। लंबा और बौना, बैंगनी और सफेद, अक्षीय और अंत्य, फूला और सिकड़ा हुआ फली का आकार, फली का रंग जो है हरा और पीला, बीज का आकार गोल और मुरझाया हुआ, और बीज का रंग जो है वो पीला और हरा। ये एक दूसरे के विपरीत लक्षण थे। अब आगे इसमें हमें ध्यान रखना है कि मेंडल ने अपने जो हैं ये 3 आनुवांशिकी के जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों को देने के लिए 2 प्रकार के संकरण कराए। एक तो था एकल संकरण जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, एक था द्विसंक्रिय संकरण। अब इनमें क्या फर्क है उसको देखिए आप। मटर के पौधे में जब आपस में क्रॉस करा रहे हैं, जब केवल एक ही जोड़ी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, यानी क्रॉस कराया जा रहा है, सिर्फ ध्यान किस पे दिया जा रहा है, एक लक्षण पे, जैसे मान लीजिए पौधे की लंबाई पे खाली उसी के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, तो वो संकरण कैसा कहलाता है, एकल संकरण, या उसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें ध्यान देना है कि एकल संकरण में जैसे एक पौधा लिया इन्होंने लंबा और दूसरा लिया बौना पौधा। अब इसमें ये जीन बताए जा रहे हैं, इसको एक बार आप समझ लीजिए। अभी आपको बताया था कि सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई कौन है, कोशिका। कोशिका के अंदर क्या है, गुणसूत्र, और गुणसूत्र कैसे हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। इसमें एक सेट माता से प्राप्त हुआ और ये किससे है, पिता से प्राप्त हुआ है। अब ये जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र किसका बना हुआ है, डीएनए का, और डीएनए के ऊपर क्या है, जीन, और जीन किसके लिए उत्तरदायी होती हैं, लक्षण के लिए। यानी आपके शरीर का एक लक्षण जो है उसके लिए जीन के 2 विकल्प हैं। अब ये दोनों जीन में से कौन सा जीन प्रभावी है
वही लक्षण आपके शरीर में दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए एक संतान है, उसमें पिता से जीन जो है लंबाई का प्राप्त हुआ है, उनकी लंबाई ज्यादा है और माता की लंबाई क्या है, कम है। ये जीन बौनेपन का है और ये है लंबाई का। अब इसमें ध्यान रखना है, यदि ये वाला जीन प्रभावी है तो ये अपने आप को दर्शाएगा। यानी संतान में जीन दोनों है, लंबाई वाला भी है और बौनेपन वाला भी है, लेकिन कौन सा जीन जो है प्रभावी है, लंबाई वाला, तो इस बच्चे की हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपको पता चला इसमें कि जीन के दो विकल्प, यानी एक लक्षण के पीछे जो जीन है उसके दो विकल्प शरीर में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम जनन के समय। जैसे ये दो कोशिका हैं, लैंगिक जनन होगा, तो लैंगिक जनन में ध्यान रखना है गुणसूत्रों की जैसे संख्या मनुष्य में बताई 46, तो यहाँ नर में 46, मादा में 46। और जनन के समय जब निषेचन हो रहा है, यदि ये पूरे गुणसूत्र एक साथ आ जाएं तो 46 का डबल हो जाएगा, और 46 का डबल देखोगे तो कितना हो जाएगा, 92। यानी संतान में गुणसूत्रों की संख्या कितनी चली जाएगी, डबल हो रही है, कोई और ही प्रजाति बन जाएगी। तो जनन के समय ऐसा नहीं होता है। जनन कोशिकाओं में जो है अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, और अर्धसूत्री जो विभाजन है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसमें ध्यान रखना है। इस तरीके से नर के अंदर शुक्राणु बनते हैं और शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक एक सेट आएगा, इनको हम बोलते हैं युग्मक। शुक्राणु जो है वो कह रहे हैं युग्मक। ऐसे ही मादा में देखेंगे तो मादा में भी अंडाणु बन रहे हैं, उसमें गुणसूत्रों का क्या आएगा, एक एक सेट। यानी यहाँ गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 23। अब निषेचन होगा तो किसमें होगा, शुक्राणु और अंडाणु में। शुक्राणु में 23 थे, अंडाणु में 23 थे, दोनों का ये पूरा सेट बनेगा तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 46। यानी मनुष्य प्रजाति ही बनेगी संतान में। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या आपको बताना है, निश्चित होती है। गुणसूत्रों की संख्या ऊपर नीचे होते ही कोई ना कोई आनुवांशिक रोग होता है या प्रजाति चेंज हो सकती है। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि जनन के समय युग्मक जो बन रहे हैं, युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो रही है, आधी हो रही है। अब हम बात करेंगे मटर के पौधे की। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ किस तरीके से दर्शाया जाएगा। जैसे मटर का पौधा, लंबा पौधा लेना है तो लंबे पौधे को, लंबे को हम इंग्लिश में बोलते हैं टॉल, तो टॉल के लिए बड़ा टी लिया जाएगा। इसका विपरीत लक्षण है शॉर्ट, यानी छोटा पौधा। छोटे पौधे के लिए हम एस नहीं लिखेंगे, छोटा टी लिखेंगे। इसके लिए जीन लिखा है हमने, छोटा टी। अब पौधे की बात करें, यदि पौधा शुद्ध लंबा है तो उसके पास दोनों जो जीन हैं वो लंबाई के हैं, लंबे पौधे के। शुद्ध छोटा या बौना पौधा है तो छोटे वाले दोनों जीन है उसके पास। लेकिन अब इसमें जनन कराना है, तो अभी बताया था आपको, जनन के समय गुणसूत्रों की संख्या, युग्मक जब बनते हैं तो युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ युग्मक बने बड़ा टी और ये भी बड़ा टी। इस वाले पौधे में जो युग्मक बने हैं वो छोटा टी और छोटा टी। इसमें से एक पौधे को नर बनाएगा और दूसरी कौन सी है, मादा। अब इनमें संकरण कराया जाएगा। तो पहले तो ध्यान रखा, युग्मक बनाए गए, युग्मक में जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या क्या हो गई, आधी हो गई। उसके बाद ऐसे एक चेकर्स बोर्ड बनता है और उसमें ये संकरण कराया जाता है। इसके युग्मक यहाँ लिख दिए जाएंगे, टी और टी, इसके युग्मक यहाँ लिखे जाएंगे। अब यहाँ निषेचन या संकरण के समय इसको और इसको क्रॉस करा रहे हैं तो बड़ा टी और छोटा टी, ये वाला इधर क्रॉस कराया जाएगा तो बड़ा टी और छोटा टी, इसको भी यहाँ बड़ा टी छोटा टी, इस टी को इससे, तो ये हो गया बड़ा टी और छोटा टी। अब ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई है, इस पीढ़ी को उन्होंने नाम दिया मेंडल ने F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी प्राप्त हुई है ये। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो 4 संतान प्राप्त हुई हैं, इन सबकी जीन कैसे हैं, इनके पास बड़ा टी भी है और छोटा टी भी है। ये तो इनके जीन है, जीन हमें दिखाई नहीं देते हैं। इन पौधों के जब बीज उगाए गए, चारों जो संतान हैं, चारों पौधे कैसे दिखाई दिए, लंबे दिखाई दिए। यानी माता और पिता में देखा एक लक्षण तो था लंबाई का और एक था बौनेपन का। कौन सा लक्षण दिखाई दिया, खाली लंबाई वाला। जो बौनेपन वाला लक्षण है वो दिखाई नहीं दिया। तो इन्होंने कहा कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिख जाता है, जो लक्षण F1 पीढ़ी के अंदर दिखाई दे जाता है, उसे हम कौन सा लक्षण कहते हैं, प्रभावी। तो यहाँ कौन सा पौधा जो लंबा है ये लक्षण दिखाई दिया, बौनेपन वाला लक्षण गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा है, तो वो कैसा होगा, अप्रभावी।
तो बौनापन जो है कैसा हो गया, अप्रभावी। तो जो पहला नियम था इनका, प्रभाविकता अप्रभाविकता का नियम, वो यही कह रहा है कि F1PD में जो लक्षण दिखाई देता है वो प्रभावी कहलाता है और जो नहीं दिखाई देता है वो कैसा होता है, अप्रभावी। उसके बाद इसमें देखिए, इसको कहा जाएगा शुद्ध लंबा, शुद्ध छोटा, और ये जो है ये लंबा तो है लेकिन अशुद्ध लंबा है क्योंकि इसके अंदर जीन जो है वो बौनेपन का भी है। अब उसके बाद ये जो F1PD की जो ये संतानें थी, इनमें आपस में निषेचन करवाया गया। तो एक तो ये ले ली T और T, और दूसरा ये, इनके जब युग्मक बनाएंगे तो फिर आपको ध्यान रखना है इसमें गुणसूत्रों की संख्या आदि करनी है, बड़ा टी छोटा टी, और यहाँ पे भी जो युग्मक बने हैं ये, इनको फिर निषेचन के लिए वही चेकर्स बोर्ड बनाएंगे। इसके युग्मक यहाँ लिखेंगे ऊपर टी और टी, ये वाले युग्मक यहाँ लिखेंगे। जब इनको आपस में क्रॉस कराया जाएगा दोनों बड़े टी आएंगे, इस टी को और इस टी को कराया जाएगा तो बड़ा टी और छोटा टी, यहाँ पे देखेंगे तो बड़ा टी और छोटा टी, यहाँ देखोगे तो दोनों छोटे टी। अब इन पौधों को जब उगाया गया तो देखा गया कि 3 पौधे तो लंबे मिले हैं क्योंकि इनमें प्रभावी लक्षण है, छोटा टी तो है लेकिन बड़ा टी प्रभावी है, ये अपने आप को दर्शाएगा। तो ये 3 पौधे तो लंबे दिखाई दिए, और बौना पौधा जो है वो एक मिला क्योंकि इसमें प्रभावी वाला लक्षण है ही नहीं। दोनों कैसे हैं, अप्रभावी, टी और टी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इनका अनुपात क्या आया, 3:1। अब आपको 2 शब्द याद रखने हैं, या फिर एक कीवर्ड आ रहा है, एक तो है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। जो लक्षण शरीर में बाहर हमें दिखाई दे रहे हैं, दृश्य हैं, वो क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप। इन पौधों को उगाया गया तो 3 तो लंबे दिखाई दिए और एक ऐसा दिखाई दिया, छोटा दिखाई दिया, तो वो तो है इसका फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का अनुपात जो है वो कितना है, 3:1। लेकिन जब इनके जीन देखोगे तो अपने जैसा ये एक ही है, बड़ा टी और बड़ा टी, शुद्ध लंबा, ये अपने जैसा एक है। बड़ा टी छोटा टी ऐसे कितने हैं, 2 हैं पौधे, और दोनों छोटे टी ऐसा पौधा कितना है, 1 है। तो ये जीन जो है, इसकी जीन वाली संरचना अंदर देखते हैं तो इसे क्या कहते हैं, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप वाला अनुपात तो है 1:2:1, और फिनोटाइप का जो अनुपात है वो कितना है, 3:1। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एकल संक्रिय संकरण या एकल संकरण जो है उसका अनुपात बताइए। तो अनुपात आपसे ज्यादातर किसका पूछा जाता है, फिनोटाइप का, तो 3:1 है। और यदि लिखा है कि एकल संकरण का जीनोटाइप वाला अनुपात बताइए तो 1:2:1। ये जो पीढ़ी हमें प्राप्त हुई है, ये F1 पीढ़ी को हमने आपस में क्रॉस करवाया था, यहाँ जो पीढ़ी मिली है वो मिली है F2 पीढ़ी। तो इसको एक बार वापस देख लीजिए, स्टार्टिंग से क्या देखा था हमने कि इन्होंने एकल संकरण कराया, मटर के 2 पौधों में संकरण तो कराया, और कराते समय खाली एक जोड़ी लक्षण का अध्ययन किया है, खाली हमने पौधे की लंबाई का अध्ययन किया है, बाकी लक्षण जो थे उनको ध्यान में नहीं दिया है। इसे हम एकल संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो लंबे पौधे तथा बौने पौधे के मध्य संकरण कराया। पेरेंट्स में इन्होंने शुद्ध लंबा पौधा लिया, शुद्ध लंबा यानी दोनों जीन जो थे वो लंबाई के थे, यानी बड़ा टी। बौने पौधे के लिए, दोनों के लिए क्या लिखा, छोटा टी। फिर बताया कि युग्मक बनते हैं तब ये अलग अलग हो जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। फिर उसके बाद जो F1 जनरेशन आई, हमने चेकर्स बोर्ड बना के देखा था, यहाँ सीधा लिख रखा है। तो जो F1 जनरेशन आई, उन पौधों को उगा के देखा तो सब कैसे थे, लंबे। तो यहाँ कोई अनुपात नहीं बनेगा, सारे पौधे कैसे हैं, लंबे पौधे हैं, और सभी के जीन एक जैसे हैं, बड़ा टी और छोटा टी। अब यहाँ देख रहे हो कि ये जो 2 पेरेंट्स थे उसमें किसका गुण दिखाई दिया, लंबे वाले पौधे का गुण। तो लंबा जो गुण है वो क्या है, प्रभावी, और पौधे का छोटा होना कैसा है, अप्रभावी। तो दोनों होते हुए इसने अपने आप को दर्शाया, ये रह गया। पौधे का जो बौनापन वाला गुण है वो तभी दिखाई देगा जब दोनों छोटे टी प्रेजेंट होंगे। जैसे ही बड़ा टी आएगा तो बड़ा टी अपना प्रभाव दिखाएगा, वो प्रभावी लक्षण है। इसको उसी तरीके से याद करना है कि लाल रंग और सफेद रंग है, दोनों को मिक्स करने पे लाल अपना प्रभाव दिखाएगा। उसके बाद अगला देखिए क्या बताया इन्होंने, ये जो F1 पीढ़ी है इसमें आपस में क्रॉस करवाया, F1 और F1 में आपस में क्रॉस करवाया। तो F1 पीढ़ी एक जैसी थी, बड़ा टी छोटा टी, और ये बनाए युग्मक। और युग्मक बनाने के बाद जो संतानें बनी, हमने चेकर्स बोर्ड में बना के देखा था, एक लंबा पौधा, 3 तो लंबे दिखाई दिए क्योंकि तीनों में बड़ा टी है, और ये कैसा दिखाई दिया, बौना। तो यहाँ पे जो फिनोटाइप है, जो लक्षण दिखाई दे रहा है वो क्या था, 3:1। लेकिन जीनोटाइप सबकी
जेनेटिक संरचना देखी गई तो ये अपने जैसा 1 था, ये अपने जैसे 2 और ये कितना 1, यानी जीनोटाइप कितना है 1:2:1। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकरण का अनुपात बताइए, पहला ऑप्शन आपका ये रहेगा 3:1। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा डीप किया गया कि जीनोटाइप वाला अनुपात बताइए तो 1:2:1। उसके बाद आगे देखिए इसमें अवलोकन क्या बताया है, इसमें क्या निष्कर्ष निकला, एकल जो संकरण कराया। प्रथम संतति जो F1 पीढ़ी है इसमें सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, लेकिन F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे लंबे थे। F2 पीढ़ी हमने देखी, टोटल 4 पौधे थे, उसमें से 3 कैसे थे, लंबे, और एक पौधा कैसा था, बोना था। जीनोटाइप का अनुपात देख रहे हैं, जीनोटाइप का अनुपात जो है F2 पीढ़ी का, ये जीनोटाइप नहीं है, ये वाला फिनोटाइप है। F2 पीढ़ी का फिनोटाइप वाला अनुपात है 3:1, यानी 3 पौधे लंबे दिखाई दिए और एक कैसा दिखाई दिया, बोना। जो दिख रहा है लक्षण वो कहलाएगा फिनोटाइप, और यहाँ जो अंदर संरचना है जेनेटिक उसे कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप वाला F2 का जो अनुपात है वो 1:2:1, और इसका संयोजन ऐसे था, एक तो दोनों बड़े टी थे, एक बड़ा टी छोटा टी और दोनों छोटे टी। उसके बाद देखिए इसमें निष्कर्ष क्या निकला कि बड़ा टी, दोनों बड़े टी हैं, एक बड़ा टी और छोटा टी है, तो दोनों पौधे कैसे मिलेंगे, लंबे। बोना पौधा तभी बनेगा जब दोनों ही टी कैसे होंगे, छोटे होंगे। जैसे ही बड़ा टी प्रेजेंट है पौधे की लंबाई जो है वो कम नहीं होगी, बोना नहीं होगा वो, क्योंकि ये बड़ा टी जो है ये प्रभावी लक्षण है। फिर है क्या कह रखा है कि टी की एक प्रति जो है, यानी बड़े वाले टी की एक प्रति ऐसा जीन मिल गया तो लंबाई बनाने के लिए पर्याप्त है, कोई जरूरी नहीं है दूसरा बड़ा टी आए। जबकि बौनेपन के लिए दोनों छोटे टी जो हैं वो चाहिए होंगे। टी जैसे लक्षण क्या होते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और ये छोटे टी वाले लक्षण कैसे कहलाते हैं, अप्रभावी। आपको निष्कर्ष यही ध्यान रखना है कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दे जाता है माता पिता का, वो लक्षण होता है प्रभावी, और जो नहीं दिखाई देता वो कैसा कहलाता है, अप्रभावी। तो इसके आधार पे इन्होंने अपना पहला जो है नियम प्रभाविकता और अप्रभाविकता का नियम दिया। दूसरा इसमें और ध्यान रखिए, दूसरा जो नियम है जिसे हम क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम। 3 नियम थे, उसमें से दूसरा नियम कहलाता है पृथक्करण का नियम। ये पृथक्करण का नियम कहता है कि जीन के ये जो विकल्प हैं, जैसे बड़ा टी और बड़ा टी पौधे के अंदर, ये आपके जनन के समय एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये दोनों नियम इन्होंने एकल संकरण के आधार पे दे दिए थे। ये जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसके लिए उन्होंने द्विसंक्रिय संकरण कराया, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही सरल भाषा में आपको एनसीईआरटी पे बेस्ड बिल्कुल ये टॉपिक समझाया जा रहा है, और इसी आधार पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका जो आगे वाला है द्विसंक्रिय संकरण, ये हम आगे की क्लास